गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग आए थे, मैं आया था तो मैं आपको पर्सन के बारे में बताया था और आप जान चुके हैं अच्छी तरह से। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात किए थे। सिंपली मैंने आपको बताया था कि जब मैं अपने बारे में बात करूं तो वो फर्स्ट पर्सन, या सामने वाले के बारे में बात करूं तो सेकंड पर्सन, और किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति के बारे में बात करूं तो वो थर्ड पर्सन। या आप इसको इस रूप में अंदाज में समझ सकते हैं कि बोलने वाला फर्स्ट, सुनने वाला सेकंड, और ये तीसरे के बारे में बात किया जाए तो थर्ड पर्सन। और जैसा कि आपने देखा था, इस पर्सन को संख्या के दृष्टिकोण से इसे दो भाग में बांटा गया था, जिसको आप सिंगुलर और प्लूरल के रूप में जाने थे। आप जानते हैं अच्छी तरह से सिंगुलर क्या है, एक का बोध होगा तो सिंगुलर, और एक से अधिक का बोध होगा तो वो प्लूरल होगा। और आपने देखा था कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई और बी था, सेकंड पर्सन में यू और यू था, जिसमें एक यू सिंगुलर का मतलब सिंगल तुम और आप से होता है, जबकि प्लूरल में यदि यू होता है तो तुम लोग और आप लोग का सेंस देता है। थर्ड पर्सन में ही, सी और इट का प्रयोग किया गया था, जिसमें आप जानते हैं भली भांति ही और सी में ही का प्रयोग जो होता है लड़का के लिए होता है, और सी का प्रयोग जो होता है लड़की के लिए होता है। इट का प्रयोग जो होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाता है, और दे का प्रयोग जो होता है तीसरे व्यक्ति के बारे में होगा, लेकिन वहां उसकी संख्या एक से अधिक होगा, तब हम लोग बे लोग कहकर संबोधित करते हैं। तो चलिए, पिछले क्लास को हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार रिकैप किए, और रिकैप करने के बाद आज हम लोग इंग्लिश के एक और छोटे से अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस छोटे से अंश में मैं आज आपको वर्ब के बारे में बताऊंगा कि वर्ब क्या होता है। जनरली हम लोग हिंदी ग्रामर में वर्ब के बारे में जानते हैं कि क्रिया है, और ये बताया जाता है जिससे काम का होने का बोध हो, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में यहाँ इस बात को हम लोग समझे कि वर्ब को क्रिया कहते हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ब होता है जिससे काम का होने का बोध होता है, और एक ऐसा वर्ब होता है जिससे काम का होने का बोध नहीं होता है। अब इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जैसे जिस वर्ब से काम का होने का बोध होगा उसे हम लोग मेन वर्ब कहेंगे, और जिस वर्ब से काम का होने का बोध नहीं होता उसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और इस प्रकार से इसे हम लोग बोल सकते हैं एक्शनल वर्ब, अर्थात जिस वर्ब से काम का होने का बोध होगा उसे हम लोग एक्शनल वर्ब बोलेंगे। अब जैसे सर एक्शनल वर्ब का मतलब यहाँ पर, या जिससे काम का होने के बाद, जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोलने का काम हो रहा है। जैसे आप लोग सुन रहे हैं तो ये सुनने का काम हो रहा है। जैसे आप लोग यदि बोर्ड पर देख रहे हैं तो ये देखने का काम कर रहे हैं। यदि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो खड़ा होने का काम हो रहा है मेरा, ठीक है। इस प्रकार से यदि आप सवाल पूछते हैं तो पूछना आपका ये क्या हो गया, मुख्य क्रिया हो गया। इस प्रकार से हम लोग समझ गए अच्छी तरह से। और इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना एक्शन के तो है ही नहीं। उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, खेलना, कूदना, इन सभी से काम का होने का बोध होता है। इसलिए इसे हम लोग मुख्य वर्ब अर्थात यहाँ कह सकते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं, अर्थात मेन वर्ब कह सकते हैं। और दूसरा मैं यहाँ पर वर्ब के दूसरे पार्ट के बारे में जानूंगा, जिसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। और एक तरफ इस मुख्य क्रिया को यदि हम लोग एक्शनल वर्ब कहेंगे तो इस वर्ब को हम लोग नॉन एक्शनल वर्ब कहेंगे, क्योंकि इस वर्ब से काम का होने का बोध नहीं होता। जैसे मैं यदि बोल दूं इज, एम, आर, तो क्या इससे काम का होने का बोध होता है? नहीं। इसलिए हम लोग इसे नॉन एक्शनल वर्ब के नाम से जानेंगे। और इस नॉन एक्शनल वर्ब को हम लोग कई नाम से जानते हैं। कई नाम का मतलब हुआ इसके 3 नाम से जानते हैं, जिसको कि हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, सपोर्टिंग वर्ब कह सकते हैं, और इस वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। सहायक क्रिया, और ये हुआ हमारा मुख्य क्रिया। इसको हम लोग कह सकते हैं सर मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया का मतलब हुआ जिससे काम का डायरेक्टली होने का बोध होगा, जबकि इस वर्ब से काम का होने का बोध नहीं होता। तो फिर आप जानना चाहेंगे कि इस ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या है। तो इस ऑक्सिलरी वर्ब का काम है, अर्थात इस सहायक क्रिया का काम है सहायता करना। इसका नाम ही है सहायक, अर्थात सहायता देने वाला। तो ये क्या करता है, मुख्य क्रिया को सहायता देने का काम करता है, इसलिए इसे ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानेंगे।
तो चलिए सर, अब इस वर्ब के बारे में आप जान गए। जिस वर्ब से काम का होने का बोध होगा उसे हम लोग मेन वर्ब कहेंगे। जिस वर्ब से काम का होने का बोध नहीं होगा वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होगा। और इस प्रकार से मैं यहाँ चर्चा करूँ कि ये कितना है, एक्सटर्नल मीन्स मेन वर्ब कितना है, ऑक्सिलरी वर्ब कितना है। तो यदि मैं बताऊँ कि मेन वर्ब कितना है तो मैं यहाँ मेन वर्ब को बता ही नहीं पाऊंगा। इसलिए नहीं बता पाऊंगा कि ये कितना है, ये अनगिनत है, इसकी संख्या लिमिट है ही नहीं। यानी जितना भी मैं बताऊं मेरे लिए यहाँ कम पड़ जाएगा, ये बोर्ड पर इसको दिखा भी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं बोलूंगा कि इसकी संख्या अनगिनत है। आप जितना देख सको उतना देखते जाओ, वर्ब उतना ही आपके लिए कम पड़ेगा। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब को जो है यहाँ पर दिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है, क्योंकि इसकी संख्या कितनी है, 24 है, 24। और फाइनली जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब को इसके फंक्शन के आधार पर इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, जिसे कि हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानेंगे या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानेंगे। बेसिकली यदि कहा जाए तो प्राइमरी और मॉडल के रूप में बांटा गया। लेकिन ये इसका ऑरिजिन, इसका जन्म ये आया कहाँ से, ऑक्सिलरी वर्ब से। इसलिए हम लोग इसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानेंगे। और दूसरा नाम मॉडल हुआ, इसलिए बना ऑक्सिलरी वर्ब से ही, इसलिए इसे हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानेंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इस प्राइमरी की संख्या की यदि बात करें तो ये प्राइमरी की संख्या अर्थात ये 24 ऑक्सिलरी वर्ब जो है एक समान दो भागों में नहीं बटा, बल्कि ये दो असमान भागों में बटा है, जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 11 है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 13 है। इस प्रकार से आपने देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब का टोटल नंबर ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब 24 है, जो दो भागों में बटा है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 11 है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 13 है। चलिए सर, अब हम लोग जानने चलेंगे कि हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है तो कौन कौन है हमारा प्राइमरी और कौन है मॉडल। तो चलिए हम लोग जानने चलते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड है। इस प्रकार से आप इसे देखें और यहाँ ये भी समझें कि यहाँ पर से मैंने बीच में डिवाइड किया हूँ, और डिवाइड करने का बस एकमात्र मकसद है आपको ये बताना कि इधर का पार्ट जो है वो हमेशा और हमेशा प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा, जबकि इधर का पार्ट वाज, वर, हैड और डिड वाला जो हिस्सा है वो हमेशा और हमेशा पास्ट में इस्तेमाल होगा। तो चलिए आप मूल रूप से आप यहाँ पर यह भी सीख गए, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, डू और डज इसका प्रयोग हमेशा और हमेशा प्रेजेंट में ही होगा, जबकि वाज, वेयर, हैड और डिड का प्रयोग हमेशा और हमेशा पास्ट में करेंगे। तो चलिए आपको ये बताने के बाद आप अच्छी तरह से इसके, अब मैं आपको यहीं तक विराम नहीं रखूंगा। एक एक ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में मैं आपको पुनः एक एक ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में डील करूंगा, बताऊंगा कि इसका क्या यूज है, इज का कैसे यूज करेंगे, एम का कैसे यूज करेंगे, आर का यूज कैसे करेंगे, कहां पर करेंगे, किस प्रकार के सेंटेंस को बनाने में इस इन ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा, मैं एक एक कर आपके बताऊंगा। जैसे सर एग्जांपल के तौर पर समझिए कि क्या मैं बताने की बात कर रहा हूं। सर जैसे ये मार्कर है मेरे पास, तो इस मार्कर का हम बेसिकली काम क्या कर सकते हैं। इस मार्कर से हम लोग मूल रूप से जानते हैं इसे बोर्ड पर लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। अब जाहिर बात है इस बोर्ड का प्रयोग क्या है, तो इस बोर्ड पर मैं आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। यदि हमारे पास फ़ोन है तो मैं उस फ़ोन का प्रयोग किस लिए करता हूँ, तो उस फ़ोन का मुझे काम मालूम है कि इसके फ़ोन से हम लोग बातचीत करने के लिए हम फ़ोन रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं आपको हर एक ऑक्सिलरी वर्ब के इसके यूज बताऊंगा, फंक्शन बताऊंगा कि कहाँ पर इसका इस्तेमाल होना चाहिए, कैसे वाक्यों को बनाने के लिए इन ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी तरह से चलिए अब चलते हैं हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो ये मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी का मैंने लिस्ट बना दिया है और आप इसे याद रख सकते हैं। और बात यहाँ करें याद रखने का, तो सर टिपिकल होता है यदि, तो कोई बात नहीं, बहुत आसान मेथड समझिएगा इसको कि आप इस तरह से याद करेंगे जैसा कि मैं बता रहा हूँ। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड और डेयर। आप जैसा कि देख रहे हैं कि विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये जो विल और वो विल है वो मतलब जनरली फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं और उसके पास्ट फॉर्म के रूप में जाना जाता है। शैल है उसी का पास्ट फॉर्म के रूप में शुड जाना जाता है।
कैन है तो पास्ट फॉर्म के रूप में कुड को जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर गौर करेंगे कि मैं नीड और डेयर जैसे वर्ब को, मॉडल वर्ब को मैंने बॉक्स के अंदर दिखाया है। इसके पीछे यह कारण है सर कि इस पूरे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में यही दो ऐसे वर्ब्स हैं जिसका यूज हम लोग एज अ ऑक्सिलरी भी कर सकते हैं और एज अ मेन वर्ब के रूप में भी होता है। यानी कि ये आधा मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी काम करता है और मुख्य क्रिया के रूप में भी काम करता है। मैं इस पूरे नंबर ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब में कहीं भी ऐसे वर्ब का बात नहीं किया कि वो मुख्य क्रिया का भी काम करेगा और ऑक्सिलरी वर्ब का अर्थात सहायक क्रिया का भी काम करेगा। लेकिन मैं इस वर्ब के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा वर्ब है नीड और डेयर जो ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है, यानी आधा आधा हो गया, मार्जिनली ये काम करता है, आधा इधर आधा उधर। इस प्रकार से इसे हम लोग मार्जिनल मॉडल के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में, आज के इस एपिसोड में आप यहाँ पर वर्ब के बारे में जाने हैं और इस वर्ब के हिस्सा को जाने हैं। वर्ब क्या है आप ये जाने हैं। आप ये समझ लीजिए कि अंग्रेजी के एक बड़े सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, अंग्रेजी के विभिन्न टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको जो छोटे छोटे हिस्से के रूप में मैं इन चीज़ों को जो बता रहा हूँ आप सीरियली सीखते जाइए और आप आगे चलकर देखेंगे कि मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाऊंगा, किसी सेंटेंस को फॉर्म करूंगा तो ये सभी छोटे छोटे हिस्से आपके सेंटेंस में दिखेंगे और जब दिखेंगे तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि ये क्या है, आपको ये समझने में बहुत ही सहूलियत हो जाएगा। इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर छोटे छोटे पहले टॉपिक्स के बारे में, बेसिक्स के बारे में आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी का एक छोटा सा हिस्सा है ये जो आगे सेंटेंस को फॉर्म करने में, टॉपिक को समझने में हेल्प करेगा। तो इस प्रकार आज के एपिसोड में मैं आपको वर्ब के बारे में बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ हमारे दोस्तों, हमारे विद्यार्थीगण आप अच्छे से इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसे वाकई में याद करने का प्रयास करेंगे ताकि आप आगे चल के जो मैं टॉपिक पढ़ाने जाऊं तो इस टॉपिक को आप आसानी से समझें। तो चलिए आज के लिए इस एपिसोड में वर्ब को आप पढ़ें और याद रख करें और इस तरह से आगे इस प्रक्रिया को करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए क्लास इतना ही तक, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।